Hello everyone in the Ansakari. Today we are going to study about the coral reefs. तो कोरल रीफ्स क्या होती हैं? तो कोरल रीफ्स कोरल पॉलिप्स बनाते हैं, जो कि सी क्रिएचर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, छोटे कोरल पॉलिप्स उनको बोला जाता है। ये जो पॉलिप्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते हैं, और जब ये सेक्रीट करते हैं तो उन्हीं के अंदर रहना शुरू करते हैं, जिनको पॉलिप की कॉलोनीज बोला जाता है। व्हाइट रंग की होती हैं एंड फॉर्म्स अ हार्ड स्केलेटन, यानी वो हार्ड हो जाती है। तो उन हम बोल सकते हैं कि ये जो कोरल रीफ्स हैं और कोरल रीफ्स में रहने वाले जो कोरल पॉलिप्स हैं, इनका सेक्रेशन इतना होता है कि कई बार ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर सेक्रेट होती रहती है, ये सब सरफेस पर भी आ जाती है और सरफेस से ऊपर भी आ जाती है, बार का रूप भी ले लेती है और स्पिट का रूप भी ले लेती है, यानी एक लैंड फॉर्म क्रिएट कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये छोटे होते हैं, फ्लैशी सी एनिमोनिस के नाम से इनको जाना जाता है। कहाँ पर मिलते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादा डीप वाटर बेंथिक जोन के अंदर नहीं रहते हैं, लिटोरल जोन के अंदर मिल जाते हैं, आपको शैलो वाटर के अंदर मिल जाते हैं, यानी जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां आपको देखने को मिलते हैं। और जूज एंथलाई, इसको एल्गी भी बोला जाता है, ग्रीन कलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है जिसको बोला जाता है जूज एंथलाई। वो इनको जो है हम बोल सकते हैं उनका पॉलिप्स का और जूज एंथनी का आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, एक उसको होस्ट करता है और एक उस पर फीड करता है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है और कोरल को उनका कलर मिलता है। कोरल जो है इनके ऊपर फीड करते हैं, कार्बन कंपाउंड और एनर्जी यहाँ से रिसीव करते हैं। इसके बाद जो कोरल होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं, हार्ड सरफेस, जैसा अभी मैंने बताया कि सरफेस पर भी जो कोरल सेडिमेंटेशन है वो देखने को मिल जाता है, जिससे कोस्टलाइन बन जाती है सड़क से। इसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस होता है इनके इसके अंदर अलग अलग लेयर होती है। पहला सेडिमेंटेशन, यानी डिपोजिशन हो रहा है, फिर कंपैक्शन, फिर सीमेंटेशन, और उसके बाद हो जाता है सोलिडिफिकेशन ऑफ स्केलेटन। तो इसके बाद जो है एज अ हम बोल सकते हैं टिनी टिनी रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है ऑफ कोरल, जो कि हमें सरफेस पर भी देखने को मिलती है। जब आप बात करें अंडमान ओशन की, जब आप बात करें लक्षद्वीप की, जब आप बात करें गुजरात रीजन की, तो आपको ये देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अब है कि अगर ये डाई करते हैं, यानी अगर ये मर जाते हैं, तो जो नए हैं वो इन्हीं के ओल्ड स्केलेटन्स के ऊपर आकर से दोबारा कोरल सेक्रीट करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें सालों हजारों साल लगते हैं, जब जाकर के हमें जो है कोरल रीफ्स सरफेस पर देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि क्या कोरल जो रीजन्स है या फिर जो कोरल रीफ्स हैं, क्या उनमें सिर्फ कोरल पोलिप ही रहते हैं, तो द आंसर विल बी नो। अलग अलग फिश हो गए, इसके बाद अलग अलग जो माइक्रो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो कि मेरीन रीजन के अंदर रहते हैं, दे आल्सो लिव्स इन दी कोरल रीफ्स। कोरल रीफ जब ये पूरा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस बड़ा रूप ले लेता है, अंडर वाटर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो इसको हम बोल जाते हैं कोरल रीफ्स, यानी कोरल के हल्के हल्के पहाड़, जो कि बने होते हैं स्केलेटन से, जो कि कॉलोनियल मैरीन इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में एक डिफरेंस होता है कि वन कम्स विद अ बैकबोन दैट इज वर्टिब्रेट एंड विदाउट द बैकबोन दैट इज इन्वर्टिब्रेट, जो कि कोरल्स होते हैं। Here we can see that what are the properties of the coral polyp. तो इसमें हम देखते हैं कि it looks like a kind of aquatic plant, जिसके यहाँ पर in the central part we have the mouth, then the epidermis, gastodermis, skeleton होता है इसका, skeletal septa in the cup. So these are some technicalities, and zooxanthellae जिसके ऊपर ये होस्ट करते हैं। टेंटैकल्स भी होते हैं इनके, बुलेट। तो ये टेंटैकल्स ही हैं जो आपको फ्लो करते हुए दिखते हैं जब आपने कभी समुद्र देखा हो, इन दी फोटोग्राफ्स, इन दी इमेजेस, इन द सीनरीज और इन द गूगल। जब आपने डीप वाटर देखा है तो उसके अंदर हमें दिखता है कि किस तरीके से एल्गी टाइप ये फ्लो करते हैं। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। टाइप क्या है? तो टाइप दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हार्ड, हार्ड हो जाते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड स्ट्रक्चर ले लेते हैं। और सॉफ्ट जो है वो नई नई जो रीफ जब बनती हैं, जब ओल्ड स्केलेटन के ऊपर नया बनता है, तो वो शुरुआती दिनों के अंदर सॉफ्ट होता है, बट विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम्स द हार्ड स्ट्रक्चर। वेयर आर कोरल रीफ्स फाउंड इन इंडिया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की अगर कोस्ट लाइन की बात करें, जो मेन लैंड हमारा कोस्ट लाइन है दैट इज 7,517 किलोमीटर। इसमें तीन जगह पर हमें तीन तरीके की हमें कोरल रीफ देखने को मिलती है। पहली है फ्रिंजिंग, दूसरी बैरियर, तीसरी अटोल। अटोल के अंदर हमने देखा
कि एक सर्कुलर रिंग बन जाती है, उसको बोला जाता है अटोल। बैरियर हमने देखा कि एक स्पिट फॉर्म हो, यानी आप अगर बोले तो डी शेप्ड, ज्योमेट्री की कल हम बात करें तो डी शेप्ड में जब आपका एक बैरियर ऊपर आ जाता है, सेडिमेंटेशन इतना हो जाता है कि सरफेस के ऊपर दिख रहा है ओशन के या सी के, वो बैरियर है। और फ्रिंजिंग है जब उसने लैंड सरफेस का रास्ता रोक दिया और थोड़ा दूर बना है। तो ये दीज आर सम टाइप्स, और हम इमेजेस की सहायता से भी देखेंगे कि क्या क्या इनके अलग अलग कैसे दिखते हैं। कोरल रीफ्स मिलते कहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात रीजन, गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु रीजन, पाक बे गल्फ ऑफ मन्नार से ऊपर है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो यहीं पर हमने देखा मैरीन नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करता है किसको, श्रीलंका को और सदर्न तमिलनाडु को। इसके ऊपर जाते हैं तो आता है पाक स्टेट, और पाक स्टेट के ऊपर आता है पाक बे। पाक बे जो है हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर और लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर। जहां पर अगर चैनल की बात करें तो हमारा 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो कि हमारे अंडमान निकोबार में होता है, और 11 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल, 13 डिग्री चैनल जो कि हमारे लक्षद्वीप के अंदर। इसके बाद पैचेस की अगर बात करें तो कोरल रीफ और कहाँ पर है, रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र, मालवान एंड रेड्डी, आई थिंक ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, साउथर्न बॉम्बे, गगनेशी बैंक जो कि बैंगलोर दैट इज इन द कर्नाटक। तो गगनेशी बैंक, यहाँ पर भी हमें कोरल रीफ देखने को मिलते हैं, बैंगलोर रीजन दैट इज इन द कर्नाटक। इसके बाद जो कोरल्स हैं जो पैरेलल चलते हैं कोस्ट लाइन के या शोर के, वो हमें कहाँ, केरला के अंदर मिलते हैं, क्विलन नियर द केरला कोस्ट। तो आई थिंक एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये इनायम है, सॉरी जो केरला है, और तमिलनाडु के अंदर है इनायम। ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो परांगी पेताई कुडलोर के नीचे और पुडुचेरी के आसपास हमें देखने को मिलता है। और कोरल जहां पर अबेंडेंस के अंदर मिलते हैं, so we can say that not only on the prominent locations, on the minute locations also we have the coral reefs. जब हम बात करते हैं आइलैंड की तो हमारे यहाँ दो आइलैंड हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, जिनको स्वराज आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर भी हमारे इन दो आइलैंड की बहुत हेरिटेजनल भूमिका रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फिश और कोरल का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो कोरल के अंदर जितनी डाइवर्सिटी होती है उसकी वजह से जो फिश है वो अट्रैक्ट होती है हैबिटेट के लिए, उसके बाद फीड करने के लिए, उसके बाद ब्रीडिंग करने के लिए। इसके अलावा अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो जो हमारा कोरल ट्रायंगल है वहां पर हमें वेस्टर्न अटलांटिक के अंदर, ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर देखने को मिलती है। जब ज्यादा कोरल्स होते हैं तो ज्यादा फिश आती है, ज्यादा एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, ज्यादा अच्छा हैबिटेट होता है, और इकोटोन जैसी हमें कंडीशन देखने को मिलती है। होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेसिस का मतलब जहां पर जो इकोलॉजी है वो अपना बैलेंस क्रिएट कर दे, कितना भी ज्यादा न्यूट्रिफिकेशन होने के बाद, कितनी भी ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की डिस्टर्बेंस के बाद, तो होम्योस्टेसिस जो है ऐसे रीजन के अंदर जो कि हाईली एनरिच्ड बायोम होते हैं वहां पर ज्यादा रहता है। फिश प्रे भी करती हैं और डायरेक्टली कोरल्स पर डिपेंड नहीं होती है, ऐसा हम देख सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर ट्रॉपिकल जो रीफ फिशेज हैं आर लाइकली टू डिसअपियर, क्यों, क्लाइमेट चेंज लेड ग्लोबल वार्मिंग, anthropogenic factors. Every coastal country is not promoting responsible tourism. Plastic का construction debris का waste, industrial effluents coming into the oceans via rivers with a lot of nutrients causing eutrophication, nitrification that is leading to excess nutrients which is causing the death of corals. सेंट्रल पैसिफिक की अगर बात करें तो 60% से ज्यादा रीफ हम लूज कर चुके हैं, और कंपेयर विद ओनली 10% इन द वेस्टर्न अटलांटिक। तो सेंट्रल पैसिफिक रीजन के अंदर हमें ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर इस चीज को इनकॉर्पोरेट करने की बड़ी जरूरत है। करो आप नीचे। अब इन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, हैबिटेट बहुत एनरिच्ड होता है, बायोम बहुत एनरिच होता है। अगर बात करें कोरल की, तो जो कोरल के अंदर जो इंडिविजुअल हमारा, हम बोल सकते हैं इन्वर्टिब्रेट होता है, उसको बोला जाता है कोरल पोलिप। लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब हम देखते हैं कोरल रीफ बन जाती है बड़ी बड़ी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ का, लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला हुआ है 1981 के अंदर। और मास कोरल ब्लीचिंग भी इसमें सही है। हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल हमने देखे, तो हार्ड कोरल के अंदर रीफ बिल्डिंग बन जाती है, सॉफ्ट
हार्ड के ऊपर बनते हैं, और सॉफ्ट जो है वो नॉन रीफ बिल्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि उनका बार बार मिनरलाइजेशन हम देख लेते हैं, यूट्रोफिकेशन से वो मरते रहते हैं, डाई होता है, प्रोसेस है पूरा। लेकिन हार्ड कोरल्स जब वो डाइंग और लिविंग का प्रोसेस ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक चलता रहे, तो वो हार्ड कोरल्स के रूप में सेडिमेंटेशन होता है, और उसके बाद हमें सी सरफेस पर देखने को मिलता है। सिम्बायोटिक रिलेशन की हमने बात की एल्गी और जूडेनफ्लाई के बीच में, और 25% मेरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है हमारी जो कोरल रीफ्स। इंडिया के अंदर हमने बात की, सिग्निफिकेंस हमने देख ली है कि कोस्ट लाइन के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसर्न, कि किस तरीके से हम कोरल रीफ की प्रोटेक्शन पर इंपॉर्टेंस दे सकते हैं अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, सो दैट द कोस्टल स्टेट्स डू नॉट फेस द रिवर वाटर इंट्रूजन, द कोस्टल वाटर इंट्रूजन, द सी लेवल राइज, and the various associated diseases because of the water stagnation. सोर्सेज ऑफ फूड मेडिसिन है, थ्रेट क्या है? हमने देखा नेचुरल में टेम्परेचर, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन, सैलिनिटी। लेकिन ये जितने भी फैक्टर यहाँ पर नेचुरल के रूप में दिए गए हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स देमसेल्व्स। मीनिंग होती है बॉटम फिशिंग होती है, टूरिज्म आप करते हो, रैम्पेंट आप इलीगल, जो हम पढ़ते हैं इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग आप करते हैं, जिसकी वजह से खतरा होता है। टूरिज्म, आप जो है प्लास्टिक वेस्ट है उसको फेंक जाते हैं कोस्टल रीजन्स के अंदर, वो वेव्स के अंडर, वेव्स इंप्रेशन के अंडर जो है वापस सी के अंदर चला जाता है, ओशन के अंदर चला जाता है, पोल्यूशन होता है। कोरल ब्लीचिंग, अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? जब हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल फैक्टर, बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीटिंग, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन द कोरल स्टार्ट डाइंग, corals face stress in the form of excess nutrient, that is eutrophication. तो जो कोरल्स होते हैं वो स्ट्रेस में आते हैं एंड दे स्टार्ट डाइंग। इसको पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। तो ब्लीच्ड कोरल्स आर नॉट डेड बट मोर रिस्क ऑफ स्टारवेशन एंड डिसीज। तो हम देख सकते हैं कि जो मैरीन डिसीजेज है वो कहीं ना कहीं ब्लीच्ड कोरल से ज्यादा एसोसिएटेड है। तो इसको कंजर्वेशन हमें करना चाहिए, प्रिजर्वेशन इसका हमें करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम करते हैं उसका भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ओशन के अंदर। और जो हमारी अलग अलग जो एक्सप्लोरेशन होती है, चाहे वो गैस की बात करें चाहे वो ऑयल की बात करें, तो उसको भी सस्टेनेबल मैनर के अंदर करना चाहिए, और स्पेसिफिकली जहाँ कोरल रीजन है वहां से थोड़ा हट के करना चाहिए। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्रायोमेश, यहाँ पर क्या होता है कि स्टोरेज किया जाता है कोरल के लार्वा को एट -190 डिग्री सेल्सियस, जिसको रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाद में। दूसरा है बायोरोक, इसके अंदर आर्टिफिशियल रीफ बना दी जाती है ताकि कोरल जो है जल्दी से रैपिडली ग्रो कर सके, और ऐसा वहीं पर किया जाता है जो कि इन सीटू एक्सरसाइज। ग्लोबल की अगर बात करें तो हमारा इनिशिएटिव है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, जिसके अंदर इंटर गवर्नमेंटल सारी कंट्रीज बैठेंगी, पॉलिसी बनाएंगी, इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सीलरेटर प्रोग्राम, तो किस तरीके से साइंटिफिक जो हमारी कम्युनिटी है उसके हेल्प लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, किस तरीके से कोरल रीफ को इमीडिएट उसका अरेस्ट रोका जाए जब वो ब्लीचिंग की स्टेज पर आ रही है, किस तरीके से ये जो यूट्रोफिकेशन हो रहा है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि आप कंप्लीटली नहीं रोक सकते कुछ भी। तो यू हैव टू गो फॉर द गोल्डन मीन, दैट इज मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द यूट्रोफिकेशन। इंडियन लेवल पर अगर हम देखें तो नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, जिसका एक इंटेग्रल पार्ट है कोरल रीफ का प्रिजर्वेशन। करिए आप नीचे, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो नाउ व्हाट वी कैन लुक हियर इज अटोल। अटोल इज अ सर्कुलर रिंग व्हिच कम्स ऑन अ सरफेस, यानी नीचे बेशक से पहाड़ी क्यों ना हो कोरल का, लेकिन ऊपर एक सर्कुलर रिंग के अंदर वो आ जाता है, उसको बोला जाता है अटोल। बैरियर के अंदर है, जैसा कि हमने बात किया, बैरियर हुआ, स्पिट हुआ, इन दोनों चीजों का मतलब होता है कि एक ऐसा ओशन सरफेस या वाटर सरफेस पे सेडिमेंटेशन की एक ऐसी लेयर आ जाए जो बाकी जो आपका वाटर बॉडी है उससे इनफ्लो और आउटफ्लो ना होने दे लैंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं बैरियर रीफ रोक दिया पानी, उसी एरिया के अंदर नैरो रीजन के अंदर कन्फाइन हो गया बैरियर रीफ। और फ्रिंजिंग रीफ जो है, जब वो बैरियर पूरा कंप्लीटली गोले का आकार ले ले तो उसको फ्रिंजिंग रीफ बोला जाता है, और फ्रिंजिंग रीफ थोड़ी दूरी पर बनता है एज कम्पेयर टू बैरियर। फ्रिंजिंग रीफ डेवलप नियर द कॉन्टिनेंट एंड क्लोज टू द कोस्टलाइन, सेपरेटेड फ्रॉम कोस्टलाइन बाय स्मॉल शैलो लेगून। तो लेगून हमने देखा था, लेगून इज अ शैलो वाटर बॉडी जो कि कोस्टलाइन पर बनती है, और यहीं पर हमें फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलती है। तो ये भी सर्कुलर होते हैं जैसे हमने अभी भी बात की। बैरियर के अंदर ऑफ शोर रीजन के अंदर बनते हैं, जिसमें आपका जो पानी है वो रोक दिया जाता है, कंफाइनमेंट हो जाता है।
पैरेलल चलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्रिंजिंग इज नॉट पैरेलल बट बैरियर रीफ इज रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, और बैरियर लोकेटेड बिटवीन द कोस्ट लाइन एंड द बैरियर रीफ। अटोल मिड ओशियनिक रिजिज होते हैं जो कि सरफेस पर आ जाते हैं, सर्कुलर शेप होती है, एलिप्टिकल होती है, और एक लगून का हम बोल सकते हैं लगून की फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो लगून इज अ सर्कुलर वाटर बॉडी। फ्रिंजिंग के अंदर हमने देखा पैरेलल नहीं होती है, बैरियर बैरियर पैरेलल होती है। अटोल गोले में बैरियर जो पानी रोके, और फ्रिंजिंग जो है जो कि कोस्टलाइन को और लगून को सेपरेट करे, दोनों को आपस में सेपरेट करे, दैट इज फ्रिंजिंग। एंड अटॉल में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो आइलैंड बना था वो नीचे की तरफ जब चला जाता है, तो बीच में जो एरिया पानी जो इकट्ठा हो जाता है इस सर्कुलर रिंग के बीच में, तो शैलो वाटर होता है, उसको हम लगून बोलते हैं। कंटिन्यू। थैंक यू करुणा। नाउ व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द कोरल्स टू ग्रो। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला शैलो वाटर होना चाहिए, and again I'm briefing here that these conditions are very important because we have seen the direct questions in the prelims exam. So number one is shallow water. shallow water कहाँ पर होता है? जहाँ पर कोस्ट लाइन नियर बाय होती है, ज्यादा दूरी नहीं होती है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात यहाँ पर हो रही है। तो शैलो वाटर, इसके बाद 80 मीटर से ज्यादा वाटर सरफेस के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए, और जूस एंथलाई उसको इनफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट मिलेगा। तो अगर ज्यादा नीचे जाएंगे, लैंटिक जोन में जाएंगे, बेंथिक में जाएंगे, लिटोरल में जाएंगे, तो वहां पर आपको सनलाइट नहीं मिलती। दूसरा सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस, तो ये इनके लिए कंडीशन है जिसके अंदर तीनों प्रोसेस होने चाहिए। बात करते हैं कंपैक्शन, सीमेंटेशन, सॉलिडिफिकेशन, कोरल पॉलिप स्केलेटन। तीसरा क्लियर वाटर होना चाहिए, मर्किश वाटर नहीं होना चाहिए। तो ब्यूटीफुल कोरल पॉलिप जो है वो उनके लिए साफ पानी हो, ज्यादा न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर ना हो, ज्यादा जो है उसके अंदर पेड़ पौधे ना हो, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट्स एंड ओपेक वाटर लिमिट द सनलाइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ज्यादा मर्किश वाटर होगा तो सनलाइट की पेनिट्रेशन इतनी नहीं हो पाएगी और उनको फोटोसिंथेसिस उनकी रुक जाएगी। वार्म वाटर डायरेक्टली कनेक्टेड है कोरल रीफ वार्म वाटर से। क्यों? क्योंकि मस्ट बी अराउंड 20 डिग्री टेम्परेचर, यानी 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होना चाहिए। ज्यादा होगा अगेन इट विल इम्पैक्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कोरल, वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर हो या फिर ज्यादा ठंड, दोनों ही रीजन। करो आप नीचे। सैलीन फिल्ड वाटर, यानी ज्यादा नमकीन पानी नहीं होना चाहिए, एंड स्लाइटली सोल्ट होना चाहिए कोरल पॉलिप्स की एग्जिस्टेंस के लिए। और मिड सैलिनिटी इज ए नेसेसिटी, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, रिच सप्लाई लेकिन सस्टेनेबल सप्लाई, ज्यादा होगी तो यूट्रोफिकेशन होगा। और कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, रुकनी नहीं चाहिए। तो दिस इज वी हैव द 6th पॉइंट। करो करुणा नीचे। तो व्हाई इज द सर्वाइवल ऑफ कोरल्स एंड कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एंड मैरीन लाइफ। तो सबसे ऊपर हम देख के गए थे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है कोस्टल स्टेट के अंदर अगर बात करें तो फिश एंड मैरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। वो जितनी अच्छी होंगी उतना ही आदमी, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी जो है पूरी होती रहेगी। वो कैसे होगी? जब फिश को अच्छा हैबिटेट मिले ब्रीडिंग के लिए, जब फिश को अच्छा हैबिटेट मिले जो है कंज्यूम करने के लिए। तो सारा किस पर डिपेंड करता है? कोरल रीफ्स पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक जो फूड चेन है आपस में लिंक। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने देखा कोरल रीफ्स होती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी साइक्लोन एक्टिविटी है, सुनामी है, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं उनके इम्पैक्ट को, जैसे मैंग्रोव करते हैं जिनको किडनी बोला जाता है और इनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। लार्ज वैरायटी ऑफ फिश यहाँ पे होती है, मैरीन इकोसिस्टम का प्राइमरी सोर्स यानी फूड चेन का एक इंटेग्रल पार्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोरल होती है। सिग्निफिकेंस क्या है? कोस्टल प्रोटेक्शन, हमने देखा ज्यादा तेज टाइड्स आ रही है, वेव्स आ रही है, करंट आ रही है, तो अगर एटोल के रूप में वहां पर होगा, फ्रिंजिंग रीफ के वहां पर होगा, या फिर आपका बैरियर के रूप में वहां पे होगा, तो उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज होगा कोस्टल कम्युनिटी के ऊपर, फिशिंग एक्टिविटीज, फिशिंग फिशर कम्युनिटी के ऊपर। इसके अलावा फूड सोर्स जो कि हमने देखा रिच न्यूट्रिएंट का सोर्स है, फिश हो गई, सी फूड हो गया। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो कोरल रीफ्स के अंदर जो भी हमें मिलता है, जो उनके केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जो हमारा फार्माकोपिया कमीशन है वो भी प्रोक्योर करता है।
बाय फिश फार्मर्स, और उसको मेडिसिन प्रॉपर्टीज के अंदर डाला भी जाता है। जैसे हमारे को जितने कार्डियक जो हमारी डिसीजेज है वहां पर स्नेक विनोम डाला जाता है मेडिसिन के अंदर। मीटीरियोलॉजी तो बायो इंडिकेटर स्पीशीज है, इसलिए जब कोरल को स्टडी किया जाता है तो पता लगता है कि बिलो द वाटर किस तरीके से क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरीके फिश कम्युनिटी का मास स्केल जो है एमिग्रेशन हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है। इसके बाद कोरल मास एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो हर चीज का मीटीरियोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। एसिड रेन अगर पड़ रही है तो क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमें स्टडी करने से ये पता लग जाता है। करो नीचे, और करो नीचे। टूरिज्म हमने देखा तो रिक्रिएशनल वैल्यू है इनकी। तो कोरल रीफ को देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, कोरल आइलैंड्स को देखने के लिए। और अगर हम बात करें तो कोरल रीफ ही कहीं ना कहीं एक सोर्स होते हैं हमारे, जो टूरिज्म फैसिलिटी के अंदर जो रिक्रिएशनल शंख की बात करते हैं वो वहां बनते हैं। इसके अलावा जो सिप्पी होती हैं वो वहां बनती हैं, मोती होते हैं वो वहां बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यू भी है, जहाँ पे लिखा भी है कि वैल्यू ऑफ $10 बिलियन और $360 बिलियन मिलियन पर ईयर। तो वेरी इकोनॉमिक, हाई कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। अब थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स हमने पहले देख ही लिए, लेकिन दोबारा से बस गो थ्रू कर देते हैं कि 75% पूरे ग्लोबल कोरल रीफ की अगर बात करें तो हाई रिस्क वो थ्रेट जो है वो फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्लाइमेट चेंज और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से रिलेटेड। आपके एसी चलाने से सी के अंदर कोरल मर रहा है, इतना इसका इम्पैक्ट है अगर आम तरीके से बोला जाए। सो वाटर जो है एसिडिक हो रहा है, कोरल इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट आ रहा है। आप टूरिज्म अच्छे से नहीं करते हो, आप पोल्यूशन फैलाते हो, आप जो है न्यूट्रिएंट्स इतना, अगर हम फार्मर्स की बात करें तो जो फर्टिगेशन आप करते हैं, जब आप फर्टिलाइजर और पानी मिक्स हो रहा है, खेत से निकल के नहरों में आ रहा है, नहरों से नदी में जा रहा है, नदी से समुद्र में जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक पूरी चेन है जो कि यूट्रोफिकेशन को बढ़ा रही है। आपके जो नाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम, उसमें कंस्ट्रक्शन डेब्रीज है, उसमें इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट है, वो सारा समुद्र में मिल रहा है, वो यूट्रोफिकेशन बढ़ा रहा है। इससे हो क्या रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसिडिक रेन आ रही है, तो कहीं ना कहीं मर्किश वाटर क्रिएट हो रहा है। इसके बाद पेनिट्रेशन में दिक्कत आ रही है, फोटोसिंथेसिस रुक रही है। जो टेम्परेचर टॉलरेंस है जो कि 20 डिग्री है, वो ज्यादा बढ़ जा रहा है, कहीं पर 40-40 डिग्री आ रहा है, तो ब्लीचिंग हो रही है। इसके बाद मैरीन पोल्यूशन, जिसके अंदर हमने बात की कि आप जो है एफ्लुएंट अलग अलग डाले जा रहे हैं, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं मैरीन के अंदर। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 को आप एडहर नहीं कर रहे हैं कहीं पर इंडिया में। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसका रीजनल, अब हमारे यहाँ प्लान नहीं है, तो रीजनल कोस्टल के अलग अलग ईआईए होना चाहिए हमारे यहाँ, ऐसा रिकमेंडेशन अलग अलग कमिटीज ने भी दी है। स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स एंड ओशन एसिडिफिकेशन, तो इसके अंदर हमने देखा है कि जो कॉलोनीज है, जब स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आता है तो पूरी तरीके से उनका लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पीएच लेवल बढ़ जाता है, तो उससे दिक्कत आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के नाम पे बड़े बड़े आयरन की रोड को समुद्र में डालकर आ जाते हो, जिससे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन उससे जो है न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, उससे जो है वाटर के अंदर मर्किशनेस आ जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कोरल पॉलिप जो है वो यूवी रे से प्रोटेक्शन आपको करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है यहाँ। लेकिन जब ये रेडिएशन बढ़ जाएगी तो कोरल जो है शैलो वाटर में वो भी डैमेज हो जाएंगे, तो वो दूसरों को क्या प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे कानून है कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज अ नोडल एजेंसी एट द यूनियन लेवल, एट द स्टेट लेवल आल्सो, जो कि कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने की गाइडलाइंस टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को। क्योंकि कोरल जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट के अंदर 1972 वाले के अंदर हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ चीफ कंजर्वेटर भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो अभी हमने ऊपर बात की, तो ये तो पुराना लिखा हुआ है, 2011 की रिकमेंडेशन को माना जाए, उसके हिसाब से काम हो। उसके अंदर 3 जो लिस्ट है, जिसमें बफर है, कोर है और पेरिफेरी है। तो बफर कोर के अंदर जो है आप इंट्रूजन ना करें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना करें, और रैशनलाइजेशन करें सीआरजेड का एज फार एज द रीजनल ज्योग्राफीज आर कंसर्न, और रीजन स्पेसिफिक ईआईए को भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए। फिशिंग कम्युनिटी जो है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, जब हम बात करते हैं पीएम फिशिंग इंफ्रा डेवलपमेंट फंड की या मत्स्य संपदा योजना की। So this is regarding the coral reefs. So tomorrow we will continue with the next chapter. So thank you so much and keep watching Answer.